जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास सेक्शन 50C डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट का क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो हमने 50C में बातें डिस्कस की थी। उस पर हमने पहला इशू ये डिस्कस किया था 50C में कि अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और इसकी जो सेल प्रोसीड्स है ना, इट इज लेस देन एसवीए वैल्यू। सेल प्रोसीड्स इज लेस देन एसवीए वैल्यू, तो हम 50C अप्लाई करेंगे। 50C शैल अप्लाई। और 50C में हमने डिस्कस क्या किया था? पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि आपकी जो सेल प्रोसीड्स है ना, वो वैल्यू एज पर एसवीए को ले लेंगे। वैल्यू एज पर एसवीए shall be treated as sale proceeds। यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास परमिसिबल गैप कितना है। परमिसिबल गैप इज 10% ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड्स। एक्चुअल सेल प्रोसीड्स, एक्चुअल सेल प्रोसीड्स के 10% तक का गैप चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और दूसरी बात, आपको एसवीए वैल्यू लेनी कौन सी डेट की है? अगर एडवांस आपने दिया है बाय चेक, तो आपको वैल्यू कब की लेनी है? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। और अगर आपने एडवांस नहीं दिया है बाय चेक, सर ये चेक कौन सा होना चाहिए? अकाउंट पे ही चेक। अगर आपने कैश दिया, बियरर चेक दिया, क्रॉस्ड चेक दिया, तो ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री एसवीए वैल्यू देखी जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि ऑन असेसीज रिक्वेस्ट एओ मे रेफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। और अगर हमने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया तो द वैल्यू असेस्ड बाय valuation officer shall be treated as sale proceeds। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट एक्सीड वैल्यू एज पर एसवीए। वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू एसवीए की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो अब अगर हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करें कि हमें क्या क्या अप्लाई करने हैं, तो देखिए जब भी हम अपने पास सेल प्रोसीड देखेंगे ना, तो हमें यह चेक करना होगा कि एसवीए की वैल्यू कितनी। अगर सेल प्रोसीड्स एसवीए से कम है, ठीक है, और कम भी कितना? इफ सेल प्रोसीड्स इज लेस देन एसवीए वैल्यू बाय मोर देन 10% of actual sale proceeds, then section 50C shall apply।
50C कब लगेगा सर? तभी लगेगा जब हमारा जो गैप होगा ना 10% ऑफ एसवीए वैल्यू, 10% ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड से ज्यादा का होगा। अगर गैप 10% ऑफ एक्चुअल सेल प्रोसीड से कम का है तो आप पे 50C लगना ही नहीं है सर। ठीक है, अगर आपके अगर ये चल नहीं रहा था, चल गया सर। अगर आप पे हाँ जी, सर अगर आप पे 50C लगा, अगर आप पे 50C लगा तो फिर हमें क्या करना होगा? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या होगा बताइए? वैल्यू एज पर सर वैल्यू एज पर एसवी है और वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर विच एवर इज लोअर। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या होगा सर? ये जो लोअर है ना, इस लोअर को कंपेयर कीजिए एक्चुअल सेल प्रोसीड्स से विच एवर इज हायर। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है 50C लगेगा भी या नहीं लगेगा, और 50C लगेगा या नहीं लगेगा इसके लिए कंपैरिजन किससे करना है? एसवीए वैल्यू से। सर यहां वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। मान लीजिए एक्चुअल सेल प्रोसीड्स है ₹80 लाख, वैल्यू एज पर एसवीए है 85 लाख, और वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर है 88 लाख। बताइए क्या करें? सर मैं बताता हूं, 50C शैल नॉट अप्लाई। 50C लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा सर? आपका जो गैप है ना, गैप वो लेस देन 10% का है। आपका गैप लेस देन 10% का है, आपके ऊपर 50C लगना ही नहीं है। सर 80 लाख का आपने एसेट बेचा, 80 लाख का 10% कितना? 8 लाख। आपकी वैल्यू में और एसवीए की वैल्यू में डिफरेंस कितना है? 5 लाख। विद इन द परमिसिबल लिमिट है, आपके ऊपर प्रोविजन लागू नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, मान लीजिए मैंने एसेट बेचा 80 लाख का, एसवीए की वैल्यू 90 लाख। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए प्रोविजन लगना भी है या नहीं लगना। सर हमारे हिसाब से 80 का परमिसिबल गैप 8 लाख, आ कितने का रहा है? 10 लाख का। तो बताइए एक्सेप्ट 50C शैल अप्लाई और नॉट? शैल अप्लाई। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू है मान लीजिए 94 लाख,
अब बताइए क्या करें सर। सबसे पहले इन दोनों में लोअर, और इस लोअर और इस 80 लाख में हायर। ठीक है, 90 लाख और 94 लाख। वैल्यूएशन ऑफिसर एसबीआई की वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, एसबीआई की वैल्यू देखी जाएगी 90 लाख। और 90 और 80 विच एवर इज हायर, बताइए कितना? 90 लाख। यहां 50 सी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? पहले केस में 80 लाख, दूसरे केस में 90 लाख। सर थर्ड केस देखिए प्लीज। मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी बेची 80 की, एसवीए कह रहा है 100 लाख, वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है 92 लाख। सबसे पहले 50 सी लगेगा या नहीं लगेगा? सर 50 सी शैल अप्लाई। ठीक है, 50 सी शैल अप्लाई। 50 सी क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा जो गैप आ रहा है ना, वो 10% से ज्यादा का है। परमिसेबल लिमिट है 8 लाख की, हमारा गैप है 20 लाख का। 50 सी शैल अप्लाई। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में लोअर लेना है और इन दोनों में हायर। एसवीए ने कहा 100 लाख, वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा नहीं 92, हम 92 मानेंगे। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा 92, बेची है हमने 80 की, तो 92 लाख हमारे पास सेल प्रोसीड मानी जाएगी। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी बेची 80 की, एसवीए कह रहा है 100 की, वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है नहीं 85। सर एसवीए 100, वैल्यूएशन ऑफिसर 85, बताइए कौन सी वाली वैल्यू लेकर चलेंगे? 85। हमने बेचा है 80 का, और वैल्यूएशन ऑफिसर और हमारी वैल्यू में गैप आ रहा है 5 लाख का, बताइए 50 सी शैल अप्लाई और नॉट? सर ये गलत कंपैरिजन है। मुझे एसवीए की वैल्यू से पहले ही कंपेयर कर लेना है कि मुझे आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये स्टेप बाद में लगाएंगे। सबसे पहले ये चेक कीजिए 50 सी लगेगा या नहीं लगेगा, और 50 सी लगेगा या नहीं, इसके लिए मुझे क्या देखना है? सर एसवीए देखना है। लॉ में वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू में 10% का गैप अलाउड नहीं है, एसवीए के साथ अप टू 10% अलाउड है। ठीक है, परमिसेबल गैप इज 8 लाख, और गैप आ कितने का रहा है? 20 लाख का। नहीं चलेगा, 50 सी शेल अप्लाई। सर मैं दो अलग अलग बातें चेक कर रहा हूं। पहले ये चेक कर रहा हूं 50 सी लगाना है या नहीं लगाना, और फिर ये चेक कर रहा हूं कि अगर लगाना है तो वैल्यू कितनी लेकर चलती है। 50 सी इस केस में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, गैप के लिए 50 सी को किससे कंपेयर करना है? सेल प्रोसीड को एसवीए वैल्यू से। एसवीए वैल्यू में और हमारी सेल प्रोसीड में 20 लाख का गैप आ रहा है, मोर देन द परमिसेबल लिमिट है। 50 सी शेल अप्लाई। और 50 सी जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई होगा कैसे? अप्लाई ऐसे होगा कि वैल्यूएशन ऑफिसर और एसवीए विच एवर इज लोअर। वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू है 85, एसवीए की है 100, विच एवर इज लोअर ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 85। और इस 85 को कंपेयर कर लीजिए 80 से, विच एवर इज हायर। सर 85 आ जाएगी सेल कॉस्ट। सर पॉइंट क्लियर है? बाकी कुछ नहीं है इसमें, सब वही नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, वैसे ही हमें अपने पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। अगर हमें एसेट गिफ्ट में मिला है तो प्रीवियस ओनर की लेनी है। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 लेनी है। ठीक है सर, जो इससे पहले वाले कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वो यहां पर 50 सी के साथ मर्ज होकर एक साथ अप्लाई कर दिए जाएंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी ली जाएगी, अपनी भी ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की भी ली जाएगी। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। Any cost of improvement incurred before 1 April 2001 shall be ignored. जी सर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं अगले प्रोविजन पे।
जी सर, एक ये क्वेश्चन और देख लीजिए, एग्जाम्पल जरा थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें वो एडवांस वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें दी हुई है 60 लाख रुपीस। फर्स्ट केस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख, मतलब एक्चुअल सेल प्रोसीडर सर मेरी 60 लाख रुपए की, मैंने घर बेचा 60 लाख का। एडवांस मनी कैसे आई है? चेक से। तो बताइए एसवीए वैल्यू एग्रीमेंट वाली लेकर चलेंगे या रजिस्ट्री की? सर एग्रीमेंट वाली लेकर चलेंगे, रजिस्ट्री वाली नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप अब मुझे ये डिसाइड करना है एसवीए वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है। तो देखिए फर्स्ट केस में मैंने एसवीए वैल्यू कौन सी डेट की ली? मैंने डेट ऑफ एग्रीमेंट की ली। सर सेकंड केस में अगेन हमने पेमेंट कैसे किया है? चेक से। एसवीए वैल्यू कौन सी लेंगे? एग्रीमेंट वाली, ये डेट ऑफ रजिस्ट्री की नहीं लेंगे। सर थर्ड केस में हमने पेमेंट कैसे किया है? कैश में, कौन सी वैल्यू लेंगे? रजिस्ट्री वाली लेंगे, एग्रीमेंट की नहीं लेंगे। फोर्थ केस चेक से, सर एग्रीमेंट नॉट रजिस्ट्री। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट मुझे क्या चेक करना है? वेदर 50C शैल अप्लाई और नॉट। सर मैंने बेचा 60 लाख का, एसवीए की वैल्यू है 80 लाख, गैप इज 20 लाख, परमिसिबल गैप इज 10%, 6 लाख, 50C अप्लाई और नॉट? 50C शैल अप्लाई। सर कंपैरिजन 85 से नहीं करना, 80 से करना। ठीक है, सेकंड केस में चेक कीजिए, 80 लाख में बेचा है, एसवीए वैल्यू सर रजिस्ट्री की है 86 और सॉरी रजिस्ट्री की है 95, एग्रीमेंट की है 86। तो ये मेरे लिए चेक करना बड़ा जरूरी है कि मुझे कौन सी एसवीए की वैल्यू लेनी है। अगर मैं रजिस्ट्री की लेता ना तो 50C शैल अप्लाई, अगर मैं एग्रीमेंट की लेता हूं तो 50C शैल नॉट अप्लाई। मुझे कौन सी लेनी है? मुझे 80C, मुझे एग्रीमेंट की लेनी है। एग्रीमेंट की लूंगा ना तो 50C इस केस में अप्लाई नहीं होगा। सर नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से मैंने बेचा 55 का, एग्रीमेंट पे थी वैल्यू 59, रजिस्ट्री पे 64। अब मैंने कौन सी ली है? रजिस्ट्री की वैल्यू ली है, रजिस्ट्री की वैल्यू ली है, रजिस्ट्री पे है 64। तो 64 और 55 का गैप 9 लाख का है, 10% है 5,50,000, 50C शैल अप्लाई, और इधर भी 50C शैल अप्लाई। ठीक है, अब मुझे वैल्यू कौन सी लेकर चलनी है? पहला एसवीए और वैल्यूएशन ऑफिसर, विच एवर इज लोअर। सर 80 और 75, विच एवर इज लोअर 75, 86 और 90, विच एवर इज लोअर 86। वैल्यूएशन ऑफिसर एसवीए की वैल्यू को घटा तो सकता है, बढ़ा नहीं सकता। तो वो 86 को 90 नहीं बना सकता, 86 को कम करा सकता था। ठीक है, अच्छा इस केस में तो मुझे ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि मुझे तो सीधा सीधा सेल प्रोसीड ले लेनी है ना, यहाँ 50C तो लगी नहीं रहा। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। सर 64 और 60, विच एवर इज लोअर 60, और 120 और 110, विच एवर इज लोअर 110। एक्चुअल सेल प्रोसीड्स कितनी है? एक्चुअल सेल प्रोसीड 60, 80, 55, 90, विच एवर इज हायर ले लीजिए। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी मेरे पास? पहले केस में आ जाएगी 75, दूसरे में 80, तीसरे में 60 और चौथे में 110। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर ये एमसीक्यूज में बड़े इंपॉर्टेंट है बात, आईटीआई और आईटीओ पेपर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, मिस सिमरन ने एक हाउस एक्वायर किया ऑन 1 जनवरी 2022, 18,50,000 का, इसे हमने करंट ईयर में 55 लाख रुपए का बेचा है, एसवीए वैल्यू 65 लाख है। बताइए सेल प्रोसीड क्या लेकर चलेंगे? 65 लेंगे, विच एवर इज हायर। ठीक है, मिस्टर अमर एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन 1 में 2021 फॉर 22,75,000, सेट प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय हिम फॉर 80 लाख ऑन 5 अगस्त। However, the value adopted by SVA
सर 87 लाख। बताइए 50C लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। 10% से कम का गैप है। 8 लाख रुपए का गैप अलाउड है, इनका 7 लाख का आ रहा है। मिस्टर कटप्पा परचेज अ बिल्डिंग इन 2002-03 फॉर 3,46,000 एंड फिर इन्होंने इसके ऊपर इंप्रूवमेंट कराई। इन्होंने इस घर को बेचा 98 लाख में, ब्रोकरेज पे की 3%। वैल्यू अडॉप्टेड बाय एसवीए कितना? 1,02,00,000। बताइए विद इन द परमिसिबल लिमिट या मोर देन परमिसिबल लिमिट? विद इन द परमिसिबल लिमिट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना ले लिया जाएगा? 98 लाख। एक छोटी सी बात बता दूं सर, मान लीजिए 1,02,00,000 के बजाय 1,20,00,000 होता तो 50C अप्लाई होता। फिर मैं सेल प्रोसीड क्या लेकर चलता? 1,20,00,000 लेके चलता। सर जो ब्रोकरेज निकालनी है ना 3% की, याद रखिएगा यह 3% हमेशा एक्चुअल सेल प्रोसीड पर ही निकलेगा। सर मेरी एक्चुअल सेल प्रोसीड कितनी है? 98 लाख। ब्रोकर ने इतने पैसे दिलवाए हैं मुझे। अगर 50C की वजह से मुझे कभी सेल प्रोसीड ज्यादा भी लेनी पड़ गई ना, तो ब्रोकर को एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी दूंगा सर। ब्रोकर को तो उतने ही पैसे दूंगा ना जितने उसने मुझे दिलवाए, उसी के ऊपर परसेंटेज दूंगा। ब्रोकर ने कितने दिलवाए हैं? 98 लाख। तो 3% किसका? 98 का। ठीक है। अगर मैं एसवीए की वैल्यू भी लेकर चलता ना, तो भी 3% किसका होता? 98 लाख का ही होता, एक्चुअल सेल प्रोसीड का होता। आगे क्वेश्चंस में ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। सर मिस्टर ने प्लस नहीं सर, माइनस। ब्रोकरेज तो पे करेंगे ना, आप मिलेगी थोड़ी आप। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है ना सर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को हम माइनस करते हैं। सर 50C के लिए आपको एक्चुअल सेल प्रोसीड का 10% लेना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड का, नेट का नहीं, ग्रॉस का। क्योंकि मेरे पास तो ग्रॉस अमाउंट आ रहा है ना, बाद में मैं अपने पास ब्रोकर को पैसा दे रहा हूं। ठीक है। सेल प्रोसीड तो आपको पूरी मिलेगी सर। 80 लाख रुपए का आपने घर बेचा, आपको मिलेंगे 80 लाख। फिर आपको 1 लाख रुपए देने हैं ब्रोकर को। आप ये नहीं कह सकते मेरी सेल प्रोसीड 79 है, आपकी सेल प्रोसीड तो 80 है, उसी पे परसेंटेज अप्लाई हो। हाँ जी सर, मिस्टर ए ने घर बेचा 80 लाख का, ब्रोकरेज पे की 2.5%, एसबीए की वैल्यू 1,25,00,000। बताइए 50C शैल अप्लाई और नॉट? लगेगा सर। 45 लाख का गैप आ रहा है, हमारे पास परमिसिबल लिमिट तो 8 ही लाख है। 50C शैल अप्लाई। एसबीए की वैल्यू 1,25,00,000, वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है 1 करोड़। बताइए सेल प्रोसीड कितनी? सर 1 करोड़ रुपए। अब देखिए ग्रॉस सेल प्रोसीड मानूंगा 1 करोड़, लेकिन जब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करूंगा ना, तो 3%, 2.5% किसका निकालूंगा? सर 80 लाख का। भाई ब्रोकरेज तो उसी पे करूंगा ना, 2 लाख रुपए। तो बताइए मेरी नेट सेल प्रोसीड कितनी आ जाएगी? 98 लाख आ जाएगी नेट सेल प्रोसीड। सर पॉइंट क्लियर है सर? बस बाकी इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब नॉर्मल है। जी सर। जी सर। सर 80 लाख में परचेज नहीं किया, 80 लाख में बेचा है इसने, सोल्ड। जिसने खरीदा है सर, जिसने परचेज किया है ना, एसवीए की वैल्यू थी 1,25,00,000। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। 1 करोड़ वाला घर इसे 80 लाख में मिल गया। सर अगर 1 करोड़ वाला घर 80 लाख में मिले तो बताइए फायदा या नुकसान? फायदा। हर फायदे पे टैक्स। 20 लाख रुपए इसकी इनकम में जोड़ दूंगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसे गिफ्ट मिल गया सर। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। अब जब ये इसको बेचेगा ना, तो इसकी कॉस्ट 1 करोड़ मानी जाएगी। बेचेगा सर, कभी तो बेचेगा सर, कब तक नहीं बेचेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, ये नहीं बेचेगा, बच्चे बेचेंगे, कोई तो बेचेगा। जब भी बेचेगा तो हमें कॉस्ट लेनी पड़ेगी ना, कॉस्ट 1 करोड़ लूंगा सर। जस्टिफाइड बात सर। 20 लाख पर मैंने टैक्स ले लिया ना, अब इस 20 लाख की इसे छूट दूंगा, टैक्स तो मिल ही गया ना। जब भी बेचेगा, जरूरी थोड़ी अभी बेचे, कभी तो बेचेगा, जब भी बेचेगा। ठीक है। 200 साल बाद बेचेगा, 200 साल बाद कॉस्ट 1 करोड़ के हिसाब से निकलेगी।
हाँ जी सर, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आईटीओ पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं जल्दी से। मिस्टर थॉमस इनहेरिटेड अ हाउस इन जयपुर अंडर द विल ऑफ हिज फादर इन May 2005. द हाउस वाज परचेज्ड बाय द फादर इन January 1997. सर 1997, 97 मतलब 2001 से पहले। और जब भी हम 2001 से पहले का घर लेते हैं तो क्या करना होता है, हमें उसकी 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू निकालनी होती है। और वो वैल्यू कैसे निकलती है, फेयर मार्केट वैल्यू और एसवीए वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, सर ये दी हुई है 1 अप्रैल 2001 की। इसकी एफएम भी दी हुई है 11,25,000 की, एसवीए वैल्यू दी हुई है 12,70,000 की। हम कौन सी लेकर चलेंगे, विच एवर इज लोअर, 11,25,000। और इस 11,25,000 को आपको कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, विच एवर इज हायर। हायर कितनी आ जाएगी, 11,25,000। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना 11,25 ली जाएगी। सर पॉइंट क्लियर है सर। सर एसवीए की वैल्यू को दो जगह यूज करने के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं अभी तक। एक, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज करते हैं। दूसरा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आज की डेट में एसवीए की वैल्यू से कम पर बेचते हैं। ठीक है, अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है तो वैल्यू एज पर एसवीए और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर को अपनी कॉस्ट से कंपेयर करना है। और अगर आप आज की डेट में बेच रहे हैं तो वैल्यू एज पर एसवीए और वैल्यू एज पर वैल्यूएशन ऑफिसर विच एवर इज लोअर को अपनी सेल प्रोसीड से कंपेयर करना है। ठीक है, परचेज वाले केस में कॉस्ट से कंपेयर करना है, आज की डेट में सेल प्रोसीड से, बेचने के केस में सेल प्रोसीड से। हाँ जी बस सर। इसके बाद 50C की एप्लीकेबिलिटी देख लीजिए। इन्होंने इस घर को बेचा है कितने का, 50 लाख का। वैल्यू एज पर एसबीए 65,25,000। ठीक है, ये वैल्यू पता है कब है, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन उन्होंने इसको बेचा उस दिन एसबीए वैल्यू थी 68 लाख। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, एडवांस कैसे आया। सर एडवांस चेक से आया था, एडवांस चेक से आया था। तो अब बताइए एसबीए वैल्यू कौन सी रेट की देखी जाएगी, एग्रीमेंट की देखी जाएगी, सेल की नहीं देखी जाएगी। 65,25,000। सर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली है 65,50,000। एसबीए से कम है ज्यादा, हाँ जी, एसबीए से कम है या ज्यादा, ज्यादा, इग्नोर कर दीजिए। हमने बेचा है 50 लाख का, एसबीए वैल्यू है 65,25,000, विच एवर इज हायर शेल बी ट्रीटेड एज सेल प्रोसीड। 65,25,000 की सेल प्रोसीड मानी जाए। ठीक है सर, 50C इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मल्टीपल इसमें इश्यूज हैं जो मुझे एड्रेस करने होते हैं कैलकुलेशन के टाइम पर। ठीक है, पहले मुझे ये देखना है वेदर 50C शैल अप्लाई और नॉट। उसके बाद मुझे ये चेक करना है जब मैं 50C अप्लाई करूंगा तो 50C अप्लाई करते हुए एसवीए की वैल्यू लेनी है या वैल्यूएशन ऑफिसर की। एसवीए की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेनी है या ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री। ठीक है सर, ये मैंने आप लोगों को भेज दिया था, इसका आप प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। असाइनमेंट के एंड में इनके सॉल्यूशंस हैं, तो आप सॉल्यूशंस रेफर कर सकते हैं अगर कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, क्लास में कर लेंगे। सर एक दो छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं, थियोरिटिकल हैं, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सर मैं ये कह रहा था, अगर मान लीजिए मैं शेयर्स बेच रहा हूं अदर देन द कोटेड शेयर्स। कोटेड शेयर कौन से होते हैं, लिस्टेड शेयर्स। सर अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहे हैं, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड शेयर्स कौन से होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। सर अगर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज वाले शेयर्स है ना, मेरे पास रिलायंस के शेयर है, बताइए कौन से रेट पे बेचूं, जो सेल के टाइम पर मार्केट वैल्यू चल रही है उस पे बेचिए। ठीक है ना सर, लिस्टेड शेयर कोई भी आदमी ज्यादा पे तो बेच ही नहीं सकता, बेचूंगा कैसे, बिकेंगे ही नहीं, कम पे क्यों ही बेचेगा। सर अगर मैं आज की डेट में कंपनी का शेयर 1,500 का चल रहा है, क्या मैं उसे 1,200 का बेच दूंगा,
सर पागल थोड़ी हूं मैं, क्यों बेचूंगा 1200 का? भाई मार्केट में 1500 मिल रहे हैं, कितने लूंगा? 1500। मेरा तो मन 1600 का है, मिलेंगे नहीं वो बात अलग है ना? तो सर लिस्टेड शेयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पता है किसमें? अनलिस्टेड शेयर्स। लोग अनलिस्टेड शेयर्स की सेल में ना घपलेबाजी कर देते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स की सेल अगर आप कर रहे हैं, ये शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचा तो आपकी सेल प्रोसीड फेयर मार्केट वैल्यू को मानेगा, ठीक है? वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय द असेसी ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर। सर अदर देन कोटेड, कोटेड नहीं होने चाहिए। कोटेड शेयर तो हमें पता होता है इनका रेट क्या है, अनकोटेड की बात चल रही है, अनलिस्टेड की बात चल रही है। अनलिस्टेड शेयर कौन से रेट पे बिकने चाहिए? मार्केट वैल्यू पर बिकने चाहिए, अलग वैल्यू पर नहीं बिकने चाहिए। is less than the fair market value of such share determined in such manner as may be prescribed, the value so determined shall for the purpose of section 48 be deemed to be the full value of consideration received or accruing as the result of such transfer। सर अगर आपने एफएमवी से कम पर बेचा तो आपकी सेल प्रोसीड क्या मानी जाएगी? एफएमवी। आपकी सेल प्रोसीड क्या मानी जाएगी? एफएमवी। सर इसकी बस कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस में हमारे लिए जाना बेकार है, मैं फिर भी बता दूं, ये वेंचर कैपिटल कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होती हैं? सर जो कंपनी को ना इन्वेस्टमेंट देती हैं, जैसे आजकल तो बड़ा पॉपुलर हो गया है शार्क टैंक, ठीक है? मैं कंपनी का इन्वेस्टर हूं, इनिशियल इन्वेस्टर, ठीक है? मैंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं जो शेयर परचेस कर रहा हूं ना, उस पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं, ठीक है? सर अगर हम वेंचर कैपिटल्स के ऊपर ये प्रोविजन लगाना शुरू कर देंगे ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा घबराने लगेंगे, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो स्टार्टअप्स को फाइनेंस मिलता है, मिल नहीं पाएगा, ठीक है? उनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी सबके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। आज की डेट में अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद लें तो सर आप खरीद सकते हैं, कई कंपनीज होती है शेयर बेच देती हैं। मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टर हूं, अब मुझे पैसा निकालना है, क्या करूं? मैंने किसी और को बेच दिया, ठीक है? अब वो जिसको मैंने बेचा वो वेंचर कैपिटल कंपनी थोड़ी है, ठीक है? भाई शार्क ने एक कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, कंपनी बढ़िया चल गई, मैं पहुंचा उनके पास, मैंने कहा सर आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, मैं 25 करोड़ देता हूं, शेयर मुझे दे दो, उन्होंने दे दिया। अब इन शेयर्स को जब मैं आगे बेचूंगा तो मेरे लिए फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी कि इस टाइम पर शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, उससे कंपनी बेच सकती, ठीक है? सर लास्ट इसी सीरीज में, जैसे 50C हमने पढ़ा, 50C में हमने रेफर कर दिया किसको? एसवीए को। सर एसवीए बस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू बताता है। फिर हमने 50CA किसके ऊपर लगाया? अनलिस्टेड शेयर्स पर। लिस्टेड का प्रॉब्लम नहीं है, अनलिस्टेड शेयर पर। सर तीसरा, मान लीजिए मैं कोई एसेट बेच रहा हूं और बताइए कितने का बेच रहा हूं, वो पता नहीं चल पा रहा, ठीक है? हमने एक एसेट बेचा, सेल प्रोसीड पता नहीं चल रही कितनी, तो बताइए कितनी? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? फेयर मार्केट वैल्यू। जो भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, हम ये मान लेंगे आपने एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पर बेचा, ठीक है? सर प्रोविजन की बात तो बाद में करेंगे, पहले ही बताइए वेदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। सर मैं ये फोन बेच रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं मुझे पता नहीं मैंने कितने का बेचा, क्या ऐसा हो सकता है? सर लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाया है, हवा में तो होगा नहीं, कोई तो रीजन होगा, है ना? ऐसे में सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एसेट बेचते हैं और सच में नहीं पता लगा पाता। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर मिस्टर एक बिजनेसमैन थे, बहुत बढ़िया बिजनेस था इनका। एक बार इन्होंने सोचा कि यार कंपनी के प्रोडक्ट्स को ना प्रमोट कराता हूं, बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट कराऊंगा बहुत बड़े लेवल पर। और एडवर्टीजमेंट किससे कराया जाए? इनके बचपन के दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड, शाहरुख खान। स्कूल में साथ में पढ़ते थे, कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अब ये बिजनेस करने लगे, इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। इन्होंने सोचा यार ऐड कराना है, तो भाई बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा,
इन्होंने फोन कर दिया कि यार शाहरुख खान है जरा घर पे। ये रहते थे दिल्ली में, शाहरुख खान रहते हैं मुंबई में, ये आ गए। ये इनको लेने के लिए पहुंचे, और जब लेने के लिए पहुंचे तो ये पहुंचे अपनी BMW कार में। बहुत ही बढ़िया कार थी, बहुत शानदार। ठीक है, शाहरुख खान को बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, शाहरुख खान आए, इन्होंने घर पे इनवाइट किया था, ये आ गए। जब खाना वाना हो गया सारा, घर पे सब प्रोग्राम प्रोग्राम हो गया, इन्होंने कहा यार एक दो फोटो खिंचवाना है तुम्हारे साथ। शाहरुख खान ने कहा जो भाई खिंचवाते हैं। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, ये प्रोडक्ट पकड़ लो जरा मेरा। ठीक है, बचपन की दोस्ती, शाहरुख खान ने पकड़ लिया, फोटो खिंच गया। और फोटो खिंच के शाहरुख खान वापस चले गए। जब जाने लगे तो मिस्टर ए ने अपनी ये BMW कार शाहरुख खान को गिफ्ट में दे दी। ठीक है, सर बताइए, ये कार बिक रही है या गिफ्ट दे रहे हैं? सर ये बिक रही है, इट इज नॉट अ गिफ्ट। सर गिफ्ट किसे कहते हैं? गिफ्ट का मतलब होता है जिसके बदले कंसिडरेशन ना हो। बताइए, इसके बदले कंसिडरेशन है या नहीं है? सर है ना, वो जो फोटो खींचे थे वो कंसिडरेशन ही तो था। ठीक है, उन्होंने फ्री में फोटो खिंचवा ली है, इन्होंने फ्री में कार दे दी, तो ये तो म्यूचुअल कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सोचिए, ये फोटो जो खींचे, इनके पैसे कितने? सर ये कैसे बताएंगे आप? ये नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो बताइए कार कितने की बिकी? हमने कहा सर फेयर मार्केट वैल्यू। फोटो के पैसे नहीं बता सकता, कोई बात नहीं, कार के तो बता सकता हूं। आप कार की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, सेल प्रोसीड मान ली जाएगी, टैक्स दे देगा। ठीक है, अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं और किसी भी रीजन से, जैसे ये मैंने तो एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो हो सकता है, पता नहीं चल पा रहा है एसेट कितने का बिका, तो तो इनकम टैक्स क्या कहता है, बस हम ये मानकर चलेंगे ये फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर हुआ होगा, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। Fair market value deemed to be the full value of consideration, section 50D, where the consideration received or accruing as a result of the transfer of a capital asset by an assessee is not ascertainable, is not ascertainable। कितने का बेचा पता नहीं चल पा रहा, और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सर मैं एसेट बेच रहा हूं और पता ही नहीं चल रहा कितने का बेच रहा हूं। ठीक है, तो सेल प्रोसीड कितनी? इनकम टैक्स क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज कैपिटल गेन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो भी एसेट बिका है आप उसकी एफएमवी निकाल लीजिएगा, एफएमवी पर बेचा गया ऐसा मान लिया जाए। ठीक है, जी सर। सर नेक्स्ट इज सेक्शन 51। एक मिनट। हेलो, जी सर, सर मेरा डाल दीजिए, मुस्तफाजरी@gmail.com, MUJTABA, MUJTABAZAIDI @gmail.com, मुस्तफाजरी@gmail.com। शुक्रिया। हाँ जी।
सर अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 51। मैं पहले समझा दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। एडवांस मनी फोरफिटेड। सेक्शन 51। सर एक पर्टिकुलर पर्सन थे मिस्टर ए, इनके पास एक बिल्डिंग थी, कोई भी एसेट हो सकता है, मैं बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। इन्होंने ये बिल्डिंग खरीदी थी 2001-2 में। उस टाइम पर इन्होंने ये बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए। फिर 2011-12 में इनके पास आए मिस्टर डी और कहने लगे भाई बिल्डिंग बेचोगे? इन्होंने कहा हाँ बेच देंगे। उस टाइम पर 40 लाख रुपए की वैल्यू हो चुकी थी बिल्डिंग की। बी ने कहा मैं आपसे ये बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है खरीद लो, 40 लाख रुपए की बेचूंगा। बी तैयार हो गए। इन्होंने कहा लाओ कुछ एडवांस मनी, कुछ टोकन वोकन निकालो, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं बिल्डिंग बेचने की। बी ने इनको 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए। उसके बाद सारा प्रोसेस शुरू हुआ सर सेल का। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जनरली ऐसा नहीं होता कि हैंड टू हैंड सेल हो जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि सेल में और हमने जो ये डील की है इसमें थोड़ा गैप होता है, 4-5 महीना, 6 महीना, 8 महीना। इन्होंने तय किया भाई 6 महीने के बाद अब इस डील को क्लोज करेंगे। उस टाइम पर मिस्टर बी मिस्टर ए को 38 लाख रुपीज पे करेंगे। अब कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स इस तरह का हुआ कि 6 महीने के बाद मिस्टर ए मिस्टर बी के पास पहुंचे, कहने लगे लाओ भाई पैसे निकालो और बिल्डिंग खरीदो अपनी। बी ने कहा सर कुछ मन सा नहीं है बिल्डिंग खरीदने का और मैं ये डील कैंसिल करना चाहता हूं। क्या एडवांस देने के बाद डील कैंसिल हो सकती है? सर नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है। ए ने कहा भाई मर्जी है तुम्हारी यार, जबरदस्ती तो हो नहीं सकता, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। बस ये जो 2 लाख रुपए तुमने दिए है ना, ये मैं खा जाऊंगा, ये मैं दूंगा नहीं। अगर डील होने के बाद बायर बिल्डिंग खरीदने से मना कर दे तो उसने जितना भी एडवांस दिया होता है ना वो फोरफिट हो जाता है, ये वापस नहीं मिलेगा। और अगर सेलर बेचने से मना कर दे तो उसे डबल पैसे देने पड़ते हैं। अब अगर ए मना कर दे कि भाई मुझे नहीं बेचनी बिल्डिंग, तो इन्हें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर बी खरीदने से मना कर दे तो मना कर दे कोई बात नहीं सर, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। जो 2 लाख रुपए दिए थे ना वो नहीं मिलेंगे बस। ठीक है, मिस्टर ए ने ये 2 लाख रुपए फोरफीट कर लिए। सोचिए अगर कोई पर्सन एडवांस मनी फोरफीट कर लेता है, फायदा या नुकसान? सर फायदा है सर, बिना बात के 2 लाख रुपए मिल गया बैठे बिठाए। ठीक है, और हर फायदे पे टैक्स, इस फायदे पे भी तो टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, बताइए ये फायदा बार बार होगा या कभी कभी? सर ये तो वंस इन लाइफ टाइम वाली बात होती है। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी यही करता है, बस सुबह शाम दिन रात प्रॉपर्टी की डील फाइनलाइज करता है, एडवांस मनी लेता है और फिर बायर मना कर देता है मैं नहीं खरीदूंगा और वो खा जाता है पैसे। सर ये रेगुलर बेसिस पे तो हो नहीं सकता, है ना? तो ऐसे में ये कभी कभी तो होगा, और कभी कभी होगा तो जो कभी कभी होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। और कैपिटल नेचर की इनकम कहां जानी चाहिए? कैपिटल गेन्स में जानी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल गेन्स में इस इनकम को ले जाएंगे आप? सर नहीं लेके जा सकते। पहली क्लास में डिस्कस किया था, कैपिटल गेन में इनकम के टैक्सेबल होने की दो कंडीशंस होती हैं, बताइए कौन कौन सी? सर देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट प्लस देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर। बताइए कैपिटल एसेट है क्या? है ना, बिल्डिंग है। ट्रांसफर है क्या? सर बिका तो है ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ सर, पुराने जमाने में हमारे जो लॉ मेकर्स थे ना, उन्हें ये लगा कि यार ये तो कैपिटल गेन में आ नहीं पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो क्या करें? तो उन्होंने कुछ कमाल की बातें कह दी। ठीक है, इतना गलत कह दिया उन्होंने कि उनको बाद में बहुत जाके एहसास हुआ कि यार क्या ही कह दिया हमने। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, लॉ मेकर अगर कुछ गलत कर देना तो लॉ मेकर की गलती भी लॉ होती, क्या कर सकते?
उन्होंने एक प्रोविजन बनाया एंड द प्रोविजन इज 100% इलॉजिकल, 100% इलॉजिकल। अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा, आपको खुद लगेगा क्या अटपटी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब, हाँ पता नहीं क्या सोच के प्रोविजन बनाया था, ठीक है। हाँ लेकिन सर अब क्या कर सकते हैं, प्रोविजन इज प्रोविजन, सही हो या गलत मानना तो पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर्स को इस बात का एहसास हो गया कि प्रोविजन में बनाने में गलती तो हुई है, इसलिए उन्होंने इस प्रोविजन को खत्म कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है सर, प्रोविजन खत्म किया गया 2014 में, 1 अप्रैल 2014। उससे पहले अगर किसी ने एडवांस फोरफीट किया हो तो उसके लिए प्रोविजन खत्म नहीं हुआ, उस पर आज भी सेक्शन 51 लगेगा। तो लॉ मेकर्स ने यह कहा कि भाई ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो इस इनकम पर हम अभी कैपिटल गेन में टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन टैक्स तो चाहिए, तो क्या करें। उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, ये जो तुमने एडवांस मनी फोरफीट की है ना, फोरफीट करना मतलब जब्त कर लेना, इन्होंने एडवांस को जब्त कर लिया। हमने कहा एक काम करो, इसे एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करो, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। सर सीधी सी बात है, 10 लाख वाला एसेट 40 लाख का बेच रहा हूं, 1 मिनट के लिए भूल जाइए इंडेक्सेशन, कितने का फायदा, 30 लाख का। अगर मैं इस 10 लाख को 8 लाख कर दूं और 8 लाख वाला एसेट 40 लाख का बिके तो कितने का फायदा, 32 का। सर इन 2 लाख पे टैक्स लगाना है ना आपको, तो 2 लाख रुपए इनकम में जोड़ने के बजाय हमने कहा कॉस्ट से घटा दो, बात तो एक ही है, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेव्ड इज इनकम अर्न, या तो इनकम हो जाए या खर्चे कम हो जाए, सर एक ही बात है, खर्चे का कम होना भी फायदे की बात होती है। हमने कहा इसे कॉस्ट में से माइनस कर दो, तो अब इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। जब आप बेचेंगे तो इस पे ऑटोमेटिकली टैक्स लग जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। तो बस हमने कहा सर, यहां मैं कुछ लिखूंगा अभी, इफ एनी एडवांस मनी is forfeited by the assessee, if any advance money is forfeited by the assessee, it shall be deducted from cost of acquisition of such asset। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दीजिएगा। अच्छा, हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही थोड़ी ली जाती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। एफएमवी भी तो ले लेते हैं कभी कभी, एफएमवी, एफएमवी कब लेते हैं, अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, एफएमवी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, है ना। सर ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास जो एसेट है ना वो डेप्रिसिएबल है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना वो डब्ल्यूडीवी को ले लेते हैं। अगर आप डेप्रिसिएबल एसेट बेच रहे हैं तो आपकी कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, डब्ल्यूडीवी। आपकी कॉस्ट क्या मान ली जाएगी, डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू। मैंने एक एसेट खरीदा 10 लाख का, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, 8 लाख का बचा, आपकी कॉस्ट 8 लाख मानी जाएगी। 4 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, 6 लाख मानी जाएगी। 7 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, 3 लाख मानी जाएगी। डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएबल एसेट की कॉस्ट क्या होती है, डब्ल्यूडीवी होती है। डेप्रिसिएबल एसेट में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर मैं ये कह रहा था, अगर आप कोई भी एडवांस मनी फोरफीट करेंगे तो एडवांस मनी फोरफीटेड का क्या होगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दिया। तो इफ एनी एडवांस मनी इज फोरफिटेड बाय द असेसी, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी और डब्ल्यूडीवी ऑफ सच एसेट। 10 लाख के एसेट पर 2 लाख फोरफीट कर लिए, 2 लाख माइनस कर दीजिए, आपकी कॉस्ट 8 लाख बन जाएगी, ठीक है। सर अब एक इशू है, इशू क्या है, मैंने एक बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग ना मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये बिल्डिंग क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो सर इंडेक्सेशन भी तो होगा, इंडेक्सेशन भी तो होगा। अब इंडेक्सेशन किस वैल्यू पे करेंगे, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, उस पर 2 लाख का एडवांस मनी आ गई, मैंने कहा जी इसे कॉस्ट में से माइनस कर दो, बताइए अब कॉस्ट क्या बची, 8 लाख। कॉस्ट क्या बची, 8 लाख। सर ये बिल्डिंग मैंने 10 साल पहले खरीदी थी, अब जब मैं इस पे इंडेक्सेशन करूंगा तो इंडेक्सेशन कैसे करूं। सर हमने एक बिल्डिंग खरीदी 2001-2 में,
एडवांस मनी फोरफीट की कब? 2011-12 में। और ये बिल्डिंग मैंने बताया कब बेची? 2022-23। सर अब जब आप इसे 22-23 में बेचेंगे तो इंडेक्सेशन भी तो होगा ना। इंडेक्सेशन किस पे करो? 10 लाख पे या 8 लाख पे? तो सर ध्यान से देखिए सर, लॉ में तो जो बात जैसे लिखी है आपको वैसे अप्लाई करनी है। क्या यहां पे लिखा है कि आप इसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करेंगे? नहीं सर, यहां पे लिखा है आप इसे किस में से माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अब कॉस्ट में से ही माइनस करना है आपको। 10 लाख में से माइनस कीजिए 2 लाख रुपए, क्या बचा? 8 लाख। इंडेक्सेशन 8 लाख पे होगा। सर एसएससी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लॉस हो गया बहुत बड़ा। ठीक है, हमने अपने पास, जी जी सर, हमने अपने पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडवांस मनी फोरफीट की 10 साल के बाद, सेल कर रहे हैं 22 साल के बाद। 2001-2 से 22-23 सर, 22 साल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है सर, एसएससी को बहुत बड़ा लॉस है। एडवांस मनी फोरफीटेड shall be first deducted from कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी, जो भी है सर, सीओए हो या एफएमवी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड देन द बैलेंस shall be indexed। ठीक है, 10 लाख में से आप पहले 2 लाख माइनस कीजिए, बचे 8 लाख। 8 लाख का इंडेक्सेशन होगा सर। ठीक है, इंडेक्सेशन बैलेंस अमाउंट पे किया जाए। ठीक है सर, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन अब यही है सर, क्या कर सकते हैं, लॉ में लिखा हुआ है, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सर एक दूसरी प्रॉब्लम सामने है। सर हमारे पास, हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी, बताइए कितने की? 10 लाख की। हमने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की। अब इस बिल्डिंग को हमने बेचा, और जब बेच रहे थे ना सर, उस टाइम तक ना वैल्यू बहुत बढ़ गई। दिल्ली में सर अगर बात करें ना, दिल्ली में, तो दिल्ली में पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही, मतलब मल्टीप्लाई हुई है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स, बहुत ही ज्यादा वैल्यूज बढ़ गई। तो 2001-2 में जो इनका घर 10 लाख का था ना, 2011-12 में उसकी वैल्यू हो गई, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं सपोज 80 लाख। सर अब सोचिए एडवांस कितना लेंगे आप? 80 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी थी सर, 80 लाख में बेचने का सौदा हो रहा है, एडवांस कितना लेंगे? सर नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस है, नॉर्मल 10% से 20% के बीच में मार्केट एडवांस मनी ली जाती है। ठीक है, मैं अगर 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा ना, और कहूंगा टोकन मनी ले लो 1 लाख रुपए, लेगा नहीं सामने वाला बंदा। कम से कम 10% तो देना ही पड़ता है, इससे कम में, इससे कम में एग्रीमेंट नहीं होता सर। और नेगोशिएशन के ऊपर है, मान लीजिए वो कहे मैं तो 20 लूंगा, 20 देना पड़ेगा, है ना। सर 16 लाख रुपए दे दिए हमने, 16 लाख रुपए, और कुछ ऐसा हो गया बाय चांस कि हम बाद में बैकआउट कर गए, हमने कहा हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, अब क्या होगा बताइए? सर पैसे गए, पैसे गए। सर अब प्रॉब्लम पता है क्या हो गई? कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। एडवांस कितना आया? 16 लाख। सर माइनस कर दूं? कर दीजिए, आपका आंसर तो -6 लाख आ जाएगा। सर क्या कॉस्ट कभी नेगेटिव हो सकती है? सर हाउ इज इट पॉसिबल सर, कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अब इस 6 लाख का क्या करें? लॉ मेकर पता नहीं सर, मतलब हाँ, मतलब वो सेंस में नहीं थे बेचारे, जब उन्होंने ये प्रोविजन बनाया ना, दे वर नॉट इन देयर सेंसेस। सर ये, हाँ, 2014 में इसको खत्म कर दिया गया।
91 92 के आसपास बना था शायद, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। हाँ जी, इफ एडवांस मनी फोरफिटेड, if advance money forfeited is greater than cost of acquisition या FMV, then such excess shall be ignored. Such excess shall be ignored. क्या मतलब हुआ? मान लीजिए अगर आपने 10 लाख वाले एसेट पे 16 लाख रुपए फोरफीट कर लिए, तो जो 6 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा फोरफीट किए है ना, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम फ्रॉम टैक्स। आपकी कॉस्ट बन जाएगी 0, और जो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा फोरफीट किया उसका क्या होगा? नो टैक्स। ठीक है सर, बस। हाँ, सोचिए सोचिए, अगर मैंने 16 लाख नहीं, 1,60,00,000 रुपए फोरफीट कर लिए, तो बस 10 लाख माइनस 1,60,00,000 माइनस 1.5 करोड़, इट शैल बी इग्नोर्ड, कुछ भी नहीं होगा सर। लिटरली ये सेक्शन टैक्स एविजन टूल बन गया। ठीक है, जिस आदमी को ब्लैक मनी वाइट करनी थी ना, वो सीधा बिल्डिंग का कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करता था, उल्टे सीधे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी प्राइस पर। ठीक है, और उससे एडवांस मनी लेता था खूब हाई फाई। ठीक है, 10 लाख में बिल्डिंग खरीदी, 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेचने का, 5 करोड़ की टोकन मनी ली, और बायर भाग गया। ठीक है, उसने कहा जी पता नहीं कहां गया बायर, और ये 5 करोड़ रुपए उसने फोरफिट कर लिया, और ये 4,90,00,000 का क्या होगा? कुछ भी नहीं, लॉ में लिखा हुआ है नो टैक्स। ठीक है सर, दिस प्रोविजन लिटरली बिकम्स टैक्स एविजन टूल। ब्लैक मनी को वाइट करने लगे लोग इससे। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट ही तो करना है, बहुत लोग मिल जाएंगे, कुछ थोड़ी सी परसेंटेज में डील फाइनलाइज हो जाएगी कि भाई वो हमें चेक दें, हम उन्हें कैश दें, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दें, और नो टैक्स, पैसा वाइट। ठीक है, हाँ, यहीं पर रुक जाते, काश यहां पे भी नहीं रोके बेचारे लॉ में। सर, मिस्टर ए के पास एक घर था, इन्होंने 10 लाख रुपए का खरीदा, एडवांस मनी फोरफीट की 16 लाख रुपए की। ठीक है, तो बताइए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 नहीं हुई, वैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 ही लाख, लेकिन जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एडवांस मनी फोरफिटेड माइनस करेंगे, आंसर 0 आएगा। कॉस्ट कितनी है सर? कॉस्ट तो 10 ही लाख है, कैलकुलेशन में 0 हो जाती है ना। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने ये घर अपने बेटे मिस्टर A1 को गिफ्ट में दे दिया। अब इस घर को बेचेगा कौन? A1। अब मेरा सवाल ये था, बताइए A1 के लिए एसेट की कॉस्ट कितनी? सर, नाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर शैल अप्लाई, है ना। अब प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट लगेगा। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या होती है? सॉरी, करंट ओनर की कॉस्ट क्या होती है? जो प्रीवियस ओनर की थी। बताइए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट क्या थी? 10 लाख रुपए थी सर, 0 थोड़ी थी, 10 लाख थी। अब एडवांस मनी फोरफिटेड का क्या करें? सर, प्रीवियस ओनर ने एडवांस मनी फोरफिटेड भी तो की थी, बताइए क्या करें? सर, लॉ जो होता है ना, शब्दों का खेल होता है ना, और ये खेल ही है बिल्कुल। सर, पहला पॉइंट पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है इफ एनी एडवांस मनी इज फोरफिटेड बाय द असेसी। असेसी कौन है? A1। क्या एडवांस मनी A1 ने फोरफिट की है? नहीं, किसने फोरफिट की है? वो तो पिताजी ने की थी। तो पिताजी के फोरफिटेड पैसों का बेटा क्या करे? कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं भाई, पापा से जाके पूछो, पापा तो, हाँ, पापा तो है नहीं। ठीक है, वो इस टैक्स के झंझट से ऊपर जा चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि सर, लॉ में लिखा हुआ है, मैं तो अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं, एडवांस मनी फोरफिटेड बाय द असेसी को माइनस करेंगे। सर, असेसी तो मिस्टर A1 है। ठीक है, असेसी तो मिस्टर A1 है, एडवांस किसने फोरफिट किया था? ए ने। तो ये जो ए का एडवांस है, इसका क्या करें?
सर एनी एडवांस मनी forfeited by previous owner shall be ignored. सर कुछ नहीं करना, 10 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए फोरफिट कीजिए और फैमिली में किसी को गिफ्ट में दे दीजिए प्रॉपर्टी। आपके पास जो 50 लाख रुपए आए टैक्स फ्री, नो टैक्स, और कॉस्ट की भी पूरी डिडक्शन मिलेगी, कॉस्ट की भी पूरी डिडक्शन मिलेगी आपको नहीं। अब आपके पास है ही नहीं एसेट, अब एसेट तो फैमिली मेंबर के पास है ना, क्या ही फर्क पड़ता है सर, एसेट मैं बेचूं या मेरी वाइफ, घर की चीज घर में है सर, घर का पैसा घर में है ना। तो बस मुझे एडवांस मनी फोरफिट करनी है और ये एसेट फैमिली में किसी और को ट्रांसफर कर देना है। ये जितनी भी एडवांस मनी फोरफिटेड है ना, जीरो टैक्स और 100% लीगल, 100% वाइट, ये कोई घपलेबाजी नहीं हो रही सर, तो लॉ का प्रोविजन। ठीक है, लॉ मेकर्स फाइनली रियलाइजेस ये क्या ही बना दिया हम। ठीक है, और फाइनली दिस प्रोविजन वाज अबॉलिश्ड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में हुआ ना ऐसा, आज की डेट में जो पुराने केसेस में फोरफीचर हो चुका सर, उस पर आज भी यही सब प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो एडवांस मनी फोरफिटेड अप टू 31 मार्च 2014, 2014 में ये प्रोविजन अबॉलिश किया गया था। ठीक है, और सर बहुत आसान तरीका था इसका, लॉ मेकर बेकार में चक्कर में पड़े, बाद में फाइनली करना यही पड़ा। एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। If any advance money is forfeited on or after 1 April 2014, it shall be taxable under the head other sources in the year in which such advance money is forfeited by the assessor। सिंपल था सर, पहले ही ऐसा करते थे। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है, अदर सोर्सेज में नहीं लाएंगे, लॉ मेकर्स ने पता ही नहीं क्या ही बना दिया। ठीक है, और कई साल तक ये प्रॉब्लम चलती रही, घपला होता रहा, देन फाइनली 2014 में ये प्रोविजन अबॉलिश किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है सर, आइए इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 29 है ये।
तो मिस्टर के परचेज्ड अ हाउस ऑन April 10th 1997 फॉर 35,000। सर 97, बताइए क्या करना होगा? 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ही स्पेंड 20,000 इन 2001 ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ हाउस। बताइए इसका क्या करें? सर ये तो इररेलेवेंट है, इसको तो कुछ भी मत कीजिए आप। एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 शैल बी इग्नोर्ड। वैल्यू बता रहे हैं इसकी थी 3,35,000। 35,000 वाले एसेट की वैल्यू 3,35,000 हो चुकी है। अब यही लेकर चलेंगे। बस हमें ये देखना होगा एसवीए की वैल्यू तो गिवन नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब सर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम ये मान लेंगे एफएमवी और एसवीए वैल्यू सेम होगी, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं? मिस्टर के एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर जे for sale of such property for 5 lakh and received 50,000 as advance. However, Mr. J did not pay the balance amount and Mr. K forfeited the advance. एडवांस मनी फोरफीट हो गई, के ने एडवांस मनी फोरफीट कर ली। बताइए क्या करें? सर अभी तक की अगर हम बात करें तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आगे अभी आने वाला है, मैं अभी से बता दूं। मिस्टर के ने ये प्रॉपर्टी अपने भाई डी को गिफ्ट कर दी, और जैसे ही इन्होंने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो अब ये क्या बन गए? ये बन गए प्रीवियस ओनर, और प्रीवियस ओनर बनते ही इनकी जो ये एडवांस मनी फोरफिटेड है, बताइए इसका क्या करना होगा? सर ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो गई यहां तक की। यहां तक बस एक ही बात काम की पता चली है, ये प्रॉपर्टी 35,000 की खरीदी थी, एफएमवी हो गई है 3,35,000, विच एवर इज हायर 35,000 और 3,35,000, विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा? 3,35,000। ये कॉस्ट बन जाएगी किसकी? मिस्टर टी की। आगे देखिए, मिस्टर जे डिड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट टू मिस्टर के, फॉरफिटेड द एडवांस। ये इररिलेवेंट हो गया। आगे बता रहे हैं इन्होंने 2002 में इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की। बताइए लेंगे या नहीं लेंगे? ये लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, 2004-5 में मिस्टर डी ने भी एडवांस रिसीव किया और बायर ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने एडवांस में नहीं फॉरफिट कर ली। अब बताइए डी के एडवांस को लेंगे या नहीं लेंगे? डी का जो एडवांस है सर कब फॉरफिट किया है? 2004-5 में। 2014 से पहले या बाद में है? पहले है। सीओए में से माइनस किया जाएगा, सीओए में से माइनस किया जाएगा। सर आगे देखिए प्लीज। मिस्टर डी ने भी इंप्रूवमेंट कराई, ये लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इन द ईयर 2014-15 मिस्टर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिसीव 1 लाख एज एडवांस। 2014-15 में इन्हें फिर से एडवांस मिला। सर 3 एडवांस। पहला किसने लिया था? प्रीवियस ओनर ने, इग्नोर कर दीजिए। दूसरा किसने लिया था? करंट ओनर ने 2014 से पहले, कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए। सर तीसरा किसने लिया है? प्रीवियस ओनर ने लिया है, लेकिन 2014 के बाद लिया है। सर 1 अप्रैल के बाद है ना, 2014-15, 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद। इसका क्या होगा? ये हैंड टू हैंड अदर सोर्सेज में चली जाएगी, और इसका सीओए से कोई लेना देना नहीं है, इसका कैपिटल गेन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। फाइनली इन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचा 40 लाख में और 2% की ब्रोकरेज पे की। तो बस एक्चुअल सेल प्रोसीड कितनी आ गई हमारे पास? 40 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 80,000। नेट सेल प्रोसीड्स 39,20,000। बताइए सीओए क्या लेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है ना सर। देखिए 3,35,000 की खरीदी थी, एडवांस मनी कितनी फॉरफिट की है? सर ये वाली लेनी है, ये वाली 80,000। इसको माइनस कर दीजिए इसमें से 80,000। जो आया उसे मल्टीप्लाई कीजिए 331 से, डिवाइड कीजिए 100 से,
whatever it may be shall be treated as index cost of acquisition. सर 3 एडवांस मनी फॉरफिटेड थी, एक थी प्रीवियस ओनर की, इग्नोर्ड, एक थी करंट ओनर की आफ्टर 1 अप्रैल 2014, वो अदर सोर्सेज में चली गई, कॉस्ट में से माइनस नहीं होगी। सर तीसरी है 80,000, ये करंट ओनर ने कब फॉरफिट किया है, 2014 से पहले, मैंने इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया। ठीक है, बस बाकी तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इनकम निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, मिस्टर अमर ने एक प्रॉपर्टी परचेज की सर 1984 में। 1984 क्या करना होगा, कॉस्ट देखनी होगी, एफएमवी देखनी होगी 1 अप्रैल 2001 की, और एसवीए वैल्यू देखनी होगी 1 अप्रैल 2001 की, अगर दी है तो। सर एफएमवी दी हुई है बस 8,75,000, विच एवर इज हायर, बताइए क्या लेकर चले, 2,25,000 और 8,75,000, विच एवर इज हायर 8,75,000 ले लिया जाए। अमर ने प्रॉपर्टी खरीदी, 75,000 रुपए इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया मार्च 2001 में। सर 1 अप्रैल 2001 से पहले या बाद में, पहले है, इग्नोर कर दीजिए, इररेलेवेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया विक्रम से और एडवांस लिया सर 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए। एज द बैलेंस मनी वॉज नॉट पेड ऑन टाइम, अमर फॉरफिटेड द एडवांस। ठीक है, अच्छा इसमें अमर ही है, इसमें प्रीवियस ओनर नहीं है, तो अब बताइए एडवांस मनी का क्या होगा। सर माइनस कर देंगे। सर कॉस्ट पता है कितनी हो जाएगी आपकी, 0। सर कॉस्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, देखिए कॉस्ट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो माइनस वाले पोर्शन को भूल जाइए और कॉस्ट को कितना मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इंप्रूवमेंट के ऊपर खर्चा किया है। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे ही माइनस होगा जैसे होता, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नॉर्मल तरीके से माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। सर इन्होंने 2015 में ना फिर से एडवांस ले लिया 1,75,000। अब बताइए ये एडवांस कब आया है, 15 में, क्या करेंगे इसका। सर ये अदर सोर्सेज में जा चुका होगा, हमें कुछ नहीं करना, ये अदर सोर्सेज की इनकम है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा 2015-16। सर ईयर ऑफ फॉरफीचर में ही टैक्सेबल कर दिया जाएगा। मिस्टर अमर ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया फाइनली 47,50,000 रुपीज का, 2% का इन्होंने कमीशन दिया, ग्रॉस सेल प्रोसीड ले लीजिए, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कर दीजिए, नेट सेल प्रोसीड्स आ जाएगी। सर नेट सेल प्रोसीड में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस कर लीजिए। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए सर, ये हमारे पास हमारा सेक्शन 51 कंप्लीट होता है।